सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विशेष समास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम समास के बारे में जानेंगे, समास के विषय को अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास का तात्पर्य क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षेप या संयोग। हमने यहाँ पे बताया समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग। अब समास का शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, और उस छोटे रूप का वर्णन किस प्रकार होगा, आइए समास की छोटा रूप ये जाना हमने। प्यारे बच्चों, समास प्रारंभ से ही संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे, परंतु आजकल हिंदी में भी समास का वर्णन अधिक होने लगा है। आइए समास की परिभाषा को जाने। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कहें नीला है जो कंठ, नीलकंठ। अब हमने कहा नीला है जो कंठ, इसका एक छोटा रूप बनाया नीलकंठ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पीला है जो अंबर, उसका एक छोटा रूप दे दिया, उसे हमने कहा पीतांबर। वो क्या हुआ, संक्षिप्त। संक्षेप और संयोग मिलने से एक नया शब्द बना, एक छोटा रूप बना पीतांबर। जैसे दशानन छोटा रूप है, और ये कैसे बना, 10 है आनंद जिसके, उसका नाम रखा दशानन, एक छोटा रूप दे दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि दो या दो से अधिक, 10 है आनंद जिसके, ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया रूप दिया, एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया हमने की वो है दशानन, उसे हमने कहा समास। अब समास को जो ये दशानन शब्द बोला है, इसे हम समस्त पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। तो देखिएगा क्या परिभाषा है, समस्त पद या समासिक शब्द की क्या परिभाषा देते हैं यहाँ पर। समास से बनने वाले शब्द जो 10 है आनंद जिसके, उससे जो बना दशानन, बनने वाले शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। हमने क्या कहा, दशानन, ये क्या है, समस्त पद या समासिक शब्द है। अब देखते हैं कि समस्त पद और समासिक शब्द का निर्माण करते समय दो पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जो पहला पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, जो दूसरा पद होगा वह उत्तर पद कहलाएगा। इन दोनों पदों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद से हमने समस्त पद किस प्रकार बनाया। जैसे पूर्व पद पहला पद है और उत्तर पद दूसरा पद है, और उसके बाद जो शब्द बनेगा उसे समस्त पद कहेंगे। पहला पद जैसे दिन रात बोला, दिन पूर्व पद है, पहले आता है, और उत्तर पद में क्या आया, रात, जो बाद में आता है, और इसका समस्त पद बना दिन रात। इसी प्रकार से यथा पूर्व पद है और मति उत्तर पद है, तो समस्त पद है यथा मति। समझ में आया कि यथा मति। हमने
पहले को पूर्व पद नाम दिया और दूसरे को उत्तर पद दिया और उनसे जो शब्द बनाया वो समस्त पद आया। हमने समस्त पद को तो जान लिया। अब जानते हैं कि जो हमने बोला था शक्ति के अनुसार या कहा जाए नीला है जो कंठ, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं इनको क्या कहेंगे? समास विग्रह। अगर हमारे पास आ जाता है कि राजमाता, तो हम उसका समास विग्रह अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या बनाएंगे? राजा की माता राजमाता। ठीक है, राजमाता हमारा क्या था? यहाँ पर समस्त पद था और उसका समास विग्रह बनाया राजा की माता। उसके बाद हम देखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह की परिभाषा को भी जान लेते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे निर्भय, ये क्या है? हमारा समस्त पद है। निर्भय क्या है? हमारा समस्त पद। और इसका समास विग्रह करेंगे बिना डर के। हमने कहा बिना डर के। दो या दो से अधिक शब्दों से नए शब्द के बनने की प्रक्रिया को समास कहा था। अब क्या है? बिना डर के। ये क्या है? दो या दो से अधिक शब्द हैं और इनसे एक पद बना समास, और जिसे हमने कहा समस्त पद। और अब हम इसका समास विग्रह करते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का वर्णन करेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों का वर्णन करेंगे, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। हमने इसको कहा बिना डर के। अब दूसरा, राजमाता, राजा की माता, ये हमारा राजमाता समस्त पद है और राजा की माता जो हमने कहा ये हमारा समास विग्रह है। इस प्रकार हमने समास विग्रह भी जाना और समस्त पद क्या है उसको भी जाना। आइए अब देखते हैं हम समास और संधि में अंतर। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहां दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जमा आल्य। अब इनका क्या है? वर्णों का आपस में मेल हुआ है, तब यहाँ आया विद्यालय। क्योंकि हमने जब संधि की थी तो बताया था, उसमें भी हमने पूरब पद और उत्तर पद का वर्णन किया था। जब पूरब पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर विद्या में जो आ है और उधर जो आ है, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण आ है, इन दोनों के मिलने से आ बना, ये परिवर्तन हुआ, ये बना विद्यालय। तो दो वर्णों के मेल से यहाँ वर्ण आपस में मिले तब संधि बनी। और दूसरा देखिए सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। सूर्य में जो अ है और अस्त का जो अ है, दोनों के मिलने से, दोनों के आपस में मिलने से आ बन गया, तो यहाँ परिवर्तन हुआ सूर्यास्त। तो यहाँ पर वर्ण मिले आपस में। और समास में देखते हैं, समास दो पदों के मेल से, पद अर्थात शब्द, दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हमने अभी देखा था। पदों कहें या शब्द कहें, शब्दों के मेल को समास कहते हैं या पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे विद्यालय हमारा समास है और इसका समास विग्रह करके बताते हैं अलग अलग पद। विद्या का आल्य, विद्या का आल्य। यहाँ देखिए दो या दो से अधिक पद दिखाई दे रहे हैं। विद्या एक शब्द है या पद है, का अलग पद है, आल्य अलग पद है। तो ये क्या है? पदों के मिलने से जो समस्त पद बनता है, जो
समास कहा। अब दूसरा उदाहरण देखें, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना। इसमें 4 पद हैं, इनके मिलने से एक शब्द बना सूर्यास्त, ये कहलाया समास। तो हमने संधि और समास में अंतर समझा। संधि वर्णों के मेल से होती है, समास शब्दों या पदों के मेल से होता है। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन से हैं देखिएगा चार्ट के माध्यम से। हमने ये सारा एक चार्ट बनाया, इससे हमें स्पष्ट हो जाता है वो 6 भेद कौन कौन से हैं, किसके बाद कौन सा भेद आता है। आइए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथे नंबर पर आएगा द्विगु समास। और 5वां द्वंद्व समास। और 6ठे नंबर पर आता है बहुब्रीहि समास। बच्चों, हमने ये देखा कि 6 समास कौन कौन से हैं। अब इन 6 समासों में पहला आता है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। हमने अव्यय किए हैं, अभी पिछली कक्षा में हमने अव्यय के बारे में भी जाना था। अव्यय जो किसी में भी खर्च नहीं हो, ना लिंग में, ना वचन में, ना कारक आदि में परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। और वो एक ही जैसा है वैसे ही रहते हैं। जिनका पहला पद या पूरा पद क्या हो? अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास होंगे। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे भी कई सारे भेद हैं जो हमारे कारक के अनुसार होते हैं। अब तत्पुरुष समास में कारक के विभक्तियों के अनुसार होगा। जैसी विभक्ति होगी, विभक्ति का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, फिर समास बनता है। हम तत्पुरुष समास में देखेंगे। अब तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तुलना की जाती है, उपमान और उपमेय का वर्णन होता है। इसमें जब हम समास करेंगे कर्मधारय समास, तब हम बताएंगे कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। अब चौथे नंबर पर आता है द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची होता है। इसमें संख्या का वर्णन होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था दशानन का, 10 शब्द का वर्णन द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास संख्यावाची है। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, पहले पद की भी और दूसरे पद की भी। कहा जाए माता पिता, माता और पिता, माता की भी प्रधानता है और पिता की भी। द्वंद्व समास में इस प्रकार से होगा। और बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होगी, ना ही पूर्व पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर पद प्रधान होगा। किसी अन्य विशेष पद की प्रधानता होगी। जैसे कहा जाए नीलाकंठ, नीला है जो कंठ, किसका है नीलाकंठ? शिव का। तो इस तरह से नीले कंठ की कोई प्रधानता नहीं है, मगर जिसका नीलाकंठ है वो विशेष व्यक्ति है। शिव भगवान के बारे में कहा गया है, वहाँ बहुब्रीहि समास का वर्णन होगा। तो इस प्रकार हमने समास के ये 6 भेद जाने। समास के इन 6 भेदों में से आज सबसे पहले अव्ययी भाव समास को जाने। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा देखें। अव्यय से तात्पर्य है अविकारी। कक्षा में हमने अविकारी विषय के बारे में जाना था। और अविकारी का अर्थ अव्यय। क्रिया विशेषण में जैसे कुछ शब्द आते हैं या संबंध बोधक में आते हैं, विस्मयादि बोधक में, उस प्रकार से अव्यय शब्द वो है। अब इसकी परिभाषा, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण, पहले पद की प्रधानता हो, पहले पद को
विशेष रूप से प्रधान माना गया है और गौण का अर्थ होता है कुछ ना मानने योग्य। और दूसरा पद गौण हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। मैंने पहले भी बताया था कि अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या है, अव्यय होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और पहले पद की ही प्रधानता होती है, दूसरे पद को गौण माना जाता है। जैसे हम अव्यय देखें, यथा, प्रति, आ, भर, अन। अब अव्यय एक उदाहरण देख लेते हैं अव्यय के। ये सब हमारे क्या है, प्रधान अव्यय है, प्रधानता इनकी होती है। आप उदाहरण देखते हैं, नियम के अनुसार, जैसे दिया गया नियम के अनुसार, यथा नियम। क्या कहा गया, यथा नियम। यहाँ पर यथा क्या है, अव्यय शब्द है। फिर कहें प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन को कहेंगे प्रतिदिन। क्या समास बना, प्रत्येक दिन यहाँ पर समास विग्रह है और इसका समास समस्त पद बनाया, इसका समस्त पद बनाया प्रतिदिन। यहाँ पर प्रति अव्यय शब्द है और पहला पद है तो इसकी प्रधानता है। अब पेट भरकर, फिर हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, पेट भरकर। और पेट भरकर हमारा समास विग्रह है और समस्त पद बनाएंगे भर पेट। भर हमारा अव्यय शब्द है। हमने देखा कि जिस प्रकार बताया था कि पहला पद अव्यय होता है, यथा अव्यय शब्द है, प्रति अव्यय शब्द है, भर अव्यय शब्द है। इस प्रकार हमने देखा। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मति के अनुसार, यथामति, जितना संभव हो, यथासंभव, प्रत्येक द्वार, द्वार द्वार, प्रत्येक गली, गली गली, जीवन भर, आजीवन, समुद्र तक, आसमुद्र, फायदे के बिना, बेफायदा, रात ही रात में, रातों रात, जितना शीघ्र हो सके, यथाशीघ्र। यहाँ यथा अव्यय शब्द है। मरण तक, आमरण, आ अव्यय शब्द है। पूरा भरा हुआ, भरपूर, भर अव्यय शब्द है। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, ये भी प्रति यहाँ पर अव्यय शब्द है, संधि के अनुसार हुआ है। ये बिल्कुल साफ, साफ साफ। तो प्यारे बच्चों, ये अव्ययीभाव समास मैंने आपको समझाया। आज हमने इस कक्षा में समास का तात्पर्य समझा, शाब्दिक अर्थ के बारे में जाना और समास की परिभाषा समझी। उसके बाद हमने समस्त पद को भी जाना कि समस्त पद क्या है और पहला पूर्व पद और उत्तर पद से के बाद समस्त पद को भी समझा। फिर हमने जाना कि समास विग्रह क्या होते हैं, जिनका 2 या 3 पदों में वर्णन किया जाए वो समास विग्रह हो गए। और उसके बाद संधि और समास में अंतर भी जाना कि वर्णों के मेल से संधि बनती है और पदों या शब्दों के मेल से समास बनता है। फिर समास के भेद किए। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अंत में बहुव्रीहि समास। इन 6 समास के भेदों के बारे में जाना और उसके बाद अव्ययीभाव समास को विस्तार पूर्वक जाना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कक्षा में जितना भी समास के बारे में बताया गया समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे का हम अगली कक्षा में करेंगे। आप इसे पुनः पढ़ें और समझें। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हो। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।